Hello all, my name is Alok Kumar and I have secured 41 rank in Civil Services Examination 2018. And yes, I would like to thank Delhi Knowledge Track because it helped me in my preparation also to go through the strategies of the people from the past year and devise my strategy accordingly. So I'm here to tell my strategy regarding mains examination and particularly my optional subject, which is public administration. And so first thing is that many questions come to me, why you choose public administration. So first thing I would like to tell my background that I am from my engineering background. I have completed my engineering from Dr. K. N. Modi in 2012, and after that I have worked as a software engineer for 4 years. So the reason why I chose public administration was that my subject was not available in the optional subject of the UPSC, so I had to settle with some other subject. Then when I gone through the many optional subject, then I found that I have an inclination towards the public administration and I have an inclination towards the governance system in the country. So then I decided to choose the public administration. तो इसलिए मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना, लोक प्रशासन। तो रीज़न यही था कि मेरा जो क्या कहते हैं बैकग्राउंड था कंप्यूटर साइंस, वो अवेलेबल नहीं था यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट में। और दूसरा ये था कि मेरा कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन था गवर्नेंस सिस्टम इस कंट्री का क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, इस सबको समझने का। तो इसलिए मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया। अब आते हैं अपनी प्रिपरेशन पे कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करी, मैंने कोचिंग करी कि नहीं करी, मैंने अपने आप से स्टार्ट किया या क्या किया। तो यस, 2016 में जब मैं आया तो क्योंकि मुझे बहुत ही कम, इनफैक्ट आप ये बोल सकते हो कि मुझे एकदम लिमिटेड नॉलेज था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और मैंने 2016 के एंड तक, दिसंबर 2016 तक मैंने अपनी कोचिंग अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की एकदम ख़त्म करी। तो उस टाइम मैंने कुछ ज़्यादा और फोकस नहीं किया, इनफैक्ट फोकस कर भी नहीं पाया क्योंकि कोचिंग का शेड्यूल ऐसा होता था कि आपको 2-2 कोचिंग करनी होती थी, तो टाइम मिल नहीं पाता था। तो 2016 में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कोचिंग पे फोकस किया और जो कोचिंग में जो भी पढ़ाया गया था सिर्फ उस पर फोकस किया और उसको 2 या 3 बार मैंने रिवाइज़ किया जिससे मुझे वो चीज़ें याद हो जाएं। उसके बाद आने पर 2017 में मार्च तक मेरी कोचिंग चली। तो 2017 में मार्च तक या 2017 के प्रीलिम्स के टाइम तक मैं कोई भी नया बुक या नई किताब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं पढ़ पाया। फिर मैंने अपना फोकस प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली मेरा 2017 प्रीलिम्स में नहीं हुआ और मुझे ये अब लग रहा है कि अच्छा हुआ नहीं हुआ। फिर जब नहीं हुआ तो मैंने अपना ऑप्शनल बहुत अच्छे से तैयार करने का सोचा। तो अब आता है कि मैंने तब क्या किया, 2017 जून की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम पहली चीज़ मैंने फाइंड आउट करा, अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग के अलावा और ऐसी क्या क्या बुक्स हैं जो मुझे पढ़नी चाहिए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए। तो पहले मैंने काफ़ी सारे अपने सीनियर्स और टीचर्स से पूछा कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स बताई, जैसे रजनी गोयल एंड अरोरा पेपर 2 के लिए, और थिंकर्स के लिए अलग बुक बताई, प्रसाद एंड प्रसाद, फाडिया एंड फाडिया। तो काफ़ी सारी बुक्स बताई। तो मुझे लगा कि इतनी सारी बुक्स तो डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन इतने सारे बुक्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो मुझे क्या कहते हैं, एक बुक पता चली, अरिबम बुक आती है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, जिसने पूरा अच्छे से कवर किया है, सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर, सारी यूनिट्स एक एक टॉपिक करके। तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक ऐसी बुक हो सकती है जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देगी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट के लिए। तो मैंने वो बुक कम्प्लीटली कम से कम 2 से 3 बार पढ़ी। और इसके अलावा मैंने प्रसाद खरीदी थी थिंकर्स के लिए, और वो भी मैंने बहुत ही अच्छे से थॉरोली पढ़ी, क्योंकि पेपर 1 थ्योरेटिकल आस्पेक्ट है और पेपर 1 में आपको थिंकर्स के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको अगर थिंकर्स एकदम अच्छे से समझ नहीं आए तो डेफिनेटली आप वो थिंकर्स आप पेपर 1 में तो यूज़ अच्छे से नहीं कर पाओगे, एंड उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको पेपर 2 में भी पड़ेगा। तो थिंकर्स के लिए वो बुक मैंने अच्छे से पढ़ी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोहित भट्टाचार्य की भी बुक मैंने ली थी, और मैंने वो
पूरा बुक तो नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स मैंने ज़रूर पढ़े मोहित भट्टाचार्य से, जो कि मुझे काफ़ी काम आया, क्योंकि उस बुक की लैंग्वेज कहीं ना कहीं आप लोगों को लगेगा कि वो थोड़ा टफ़ है, और इसलिए। और दूसरा रीज़न ये भी था कि हाँ, इतनी सारी बुक्स को आप बार बार पढ़ नहीं सकते हो, तो मैंने क्या किया, ये सारी बुक्स पढ़ने के बाद और अपनी कोचिंग के नोट्स पढ़ने के बाद मैंने एक काम स्टार्ट किया, कंसोलिडेशन का काम। क्योंकि इन द एंड आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपका एग्ज़ाम आपके नज़दीक है तो आप क्या कहते हैं 4 बुक खोल के बैठे हैं, आधा इसमें से पढ़ रहे हैं, आधा उसमें से पढ़ रहे हैं, आधा किसी और में से पढ़ रहे हैं। तो मैंने एक कंसोलिडेशन का काम स्टार्ट किया। पेपर 1 के लिए एक अलग कॉपी बनाई, पेपर 2 के लिए अलग कॉपी बनाई। पेपर 1 का जो मेरी कोचिंग में पढ़ाया गया था, जो मुझे लगा कि हाँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये ऐसा कीवर्ड है, ये ऐसा टेक्निकल वर्ड है जो यूज़ किया जा सकता है। और सिमिलरली मैंने उस बुक्स का जो भी अरिबम जो मैं बता रहा हूँ, उस बुक्स के से भी जो पॉइंट वाइज एक्सट्रैक्शन करना था, मैंने सारा करके ये टास्क मैंने पेपर 1 पेपर 2 के लिए मल्टीपल सोर्सेज से, इनफैक्ट मैंने योजना और कुरुक्षेत्र भी पढ़ी, सिर्फ इसलिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बहुत ही ब्रॉड ओवरव्यू लेके चलता है। और कहीं ना कहीं लोगों की राय ये रहती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं और नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि नंबर अच्छे नहीं मिलते हों, लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने उस 4 महीने में जुलाई 2017 से लेके नवंबर 2017 तक मैंने कंसोलिडेशन का काम किया। अपनी 2 नोटबुक तैयार की मैंने, जिसमें एक पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, जो मैं एज ए नोटबुक पढ़ूंगा जब भी मेरा मेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो मैंने उस 4 महीने में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट इतने अच्छे से तैयार किया कि मुझे लगने लगा हाँ, मैं अपना मेंस अगर आज बोला जाए ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखने के लिए तो मैं दे सकता हूँ। और इस दौरान मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करी थी मेंस के लिए, जो मुझे एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर सके कि मुझे और क्या पढ़ना है उस पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, और कौन कौन से एरिया में मैं लैग कर रहा हूँ और कौन कौन से एरिया में मुझे और फोकस करना है। तो टेस्ट सीरीज़ ने भी मुझे हेल्प किया। मैंने जैसे पहले बताया कि मैं पहला जब टेस्ट देने गया तो मैं सिर्फ 150 नंबर का ही टेस्ट अटेम्प्ट कर पाया, तो मेरी राइटिंग स्पीड बहुत ही कम थी। तो मैंने कंटिन्यूसली उस पर इम्प्रूव करना चालू किया। मैं डेली 1 घंटे आंसर राइटिंग करता था। स्टार्ट किया मैंने 1 घंटे में 2 आंसर लिखने से इनसाइट्स के, फिर धीरे धीरे उसको इम्प्रूव किया। 1 घंटे में 3 आंसर लिखना स्टार्ट किया, फिर 1 घंटे में 4 आंसर लिखना स्टार्ट किया। और ऐसा नहीं कि एक दिन का काम है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ। इसको डेवलप होने में 1 साल लग गए। और इसमें मेरी एक फ्रेंड शताब्दी मजूमदार ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि कभी ऐसा होता था कि आपका मन नहीं करता होगा, आप डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन पीयर प्रेशर में और जो कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन था उस चक्कर में मुझे लिखना ही पड़ता था। और डेफिनेटली मुझे लगता है आज उसी लिए मेरे अंदर इतना इम्प्रूवमेंट आया और मैं इतना अच्छा कर पाया। तो मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट का ये स्ट्रेटजी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आपको करंट अफेयर पे टैप रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो पेपर्स में से कंटेंट मिल रहा है, जैसे पिछली साल दिल्ली गवर्नर का इशूज़ चल रहा था, तो अगर आप देखोगे तो पेपर में आजकल ये नहीं पूछा जा रहा है कि इस चीज़ से रिलेटेड क्या आर्टिकल है और इसमें क्या है, रादर देन वो एनालिसिस पूछ रहे हैं, आपकी राय क्या है और आप क्या समझते हो, आपको क्या लगता है। तो अगर इस सब चीज़ का आंसर देने के लिए आपको बहुत ही थॉरो होना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट में, और वो थॉरो आप तभी होगे जब आप मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो। जैसे आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, हिंदू पढ़ रहे हो और करंट अफेयर की कोई भी बुकलेट पढ़ रहे हो, तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। और कहीं ना कहीं डेफिनेटली मेरे हिसाब से लगता है कि मुझे जो हेल्प किया, मेरे ग्रुप ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि हम लोग जो हमारा टाइम भी जाता था डिस्कशन में या टी टाइम में, वो हम लोग काम की बातें ही डिस्कस करते थे। कहीं ना कहीं एक नया ओपिनियन निकल के आता था, नए व्यू पॉइंट्स निकल के आते थे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो भी बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, इसके अलावा जहाँ तक बात है ARC रिपोर्ट्स और अदर रिसोर्सेज की, योजना कुरुक्षेत्र कहीं ना कहीं ये हेल्प करती हैं। और इसके अलावा DOPT की वेबसाइट है और जो अलग वेब रिसोर्सेज हैं वो भी काम आते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है, सफाइस है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेसिक कोचिंग मैंने करी थी। उसके अलावा जब मैंने प्री
क्लियर किया 2018 जून 2018 में। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी। वहाँ मुझे बहुत ही अच्छा इंसाइट मिला। मेरे जो टीचर के गाइडेंस थे उन्होंने मुझे बहुत ही डीप इंसाइट दिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए और क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, आर्टिकुलेशन कैसे करना है, आप क्वेश्चन को समझना कैसे है और उसको लिखना कैसे है। और मुझे लगता है वो चीज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाने का रीज़न ये है कि आपको कोई ऐसी सिचुएशन दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर मैं रिमेंबर करूँ तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इन्वायरमेंट को जोड़ दिया था। हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। सो डेफिनेटली आजकल टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक हो गए हैं, और डायनेमिक हो गए हैं तो इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ हेल्प करेगी जो आपने समझ के लिखी होगी, और अगर आपको आर्टिकुलेशन बहुत ही अच्छे से आता होगा। और इस चीज़ में मेरे टीचर ने बहुत हेल्प किया, और काफ़ी सारा डिस्कशन जो टेस्ट पेपर का डिस्कशन रहता था वो बहुत हेल्प किया। और दो तीन चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। पहला चीज़ ये है कि ऑप्शनल ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मेंस क्लियर करने के अलावा आपको आईएएस बनने में सक्षम बनाता है। अगर आपका ऑप्शनल बहुत अच्छा है, डेफिनेटली जो जीएस पेपर का मार्जिन होता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑन एन एवरेज 40 से 60 नंबर का होता है, लेकिन अगर आपका ऑप्शनल अच्छा है तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। और ये आपका ऑप्शनल आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप डायरेक्ट आईएएस में सेलेक्ट हो जाओ। तो और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एडवांटेज क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओवरलैप करता है जीएस पेपर 2 में, कम्प्लीटली ओवरलैप करता है, और एथिक्स के पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करता है। तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत एथिक्स और जीएस 2 में कम हो जाती है, क्योंकि आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। आप वो कीवर्ड, वो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हो, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो आपको दूसरों से अलग ला के खड़ा करता है। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, अब जैसे बहुत क्वेरी मेरे सामने आती है कि हमें क्या पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, कि हमें पैराग्राफ में लिखना चाहिए या कैसे लिखना चाहिए। इसका कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आपकी जो क्वेश्चन की डिमांड है पहले आप उसको समझिए, और उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कहीं पॉइंट वाइज लिखना पड़े, हो सकता है आपको कहीं पैराग्राफ वाइज लिखना पड़े, हो सकता है आपको कहीं डायग्राम बनाना पड़े। तो ये क्वेश्चन भी डिपेंड करता है, लेकिन एक मोनोटोनस वे ऑफ राइटिंग नहीं होना चाहिए कि आप लिखे जा रहे हो एक कंटिन्यूस एक ही तरीके से लिखे जा रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप वो चीज़ ब्रेक कर पा रहे हो, कहीं आप पॉइंट में लिख रहे हो, कहीं पैराग्राफ में लिख रहे हो, कहीं डायग्राम से एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मार्क्स अच्छा लाने में हेल्प करती है, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का प्रभाव अलग से पड़ता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको कम मेहनत में अच्छे मार्क्स दिला सकता है। और पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया कि हाँ, लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डरने लगे हैं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है सारे ऑप्शनल बराबर हैं, और किसी को भी वही ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए जो उसके इंटरेस्ट एरिया में हो, बिकॉज इन द एंड ये बर्डन नहीं लगना चाहिए। एज फार एज स्ट्रेटजी इज़ कंसर्न, येस आई हैव फॉलोड 2-3 थिंग्स फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पेपर 1। मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं टर्मिनोलॉजी की, और हर एक थ्योरीज़ का जो क्रक्स है वो मैंने लिख रखा है। वो मैं नोट्स अपने रिलीज़ भी कर दूंगा मार्केट में। वो मुझे लगता है कि जो लास्ट टाइम रिवीजन होता है ना, जब आपका मेंस के पहले एक शायद इस बार तो ज़्यादा दिन 2-3 दिन मिला था रिवीजन के लिए, वो बहुत हेल्प करता है कि आपका मेंस जो है, जो ऑप्शनल का पेपर है, आप उसमें कितना अच्छा रिवाइज़ कर सकते हो। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे टर्मिनोलॉजी के, 15 से 20 पेज का होगा, पेपर 1 पेपर 2 के लिए और उसको कनेक्ट किया था करंट अफेयर्स से। तो हर एक थ्योरीज़ की क्या क्रक्स है वो मैंने बना रखा, तो वो मैं मार्केट में रिलीज़ कर दूँगा। मुझे लगता है कि उस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया समझने में कि अच्छा ये थ्योरीज़ हैं, इसमें ये क्रक्स है और ये पॉइंट्स हैं। तो मैंने वो बिंदुवार बना रखे थे, जिससे मुझे बहुत ही जल्दी समझने में आसानी हुई, और बहुत ही जल्दी मैं रिवाइज़ कर पाया उस चीज़ को। क्योंकि ऐसा होता है, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं, लेकिन
इन द एंड आपको प्रिसाइज मटेरियल चाहिए होता है जिससे आप गो थ्रू कर पाओ, जल्दी गो थ्रू कर पाओ और जल्दी समझ पाओ। और कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में इतने फास्ट मोड में होते हो, जब आपने एंड में जो रिवाइज़ किया है वो ज़्यादा काम आता है, और वो जो पॉइंट वाइज आपने लिखा होता है, जो टर्मिनोलॉजी आपने लिखी होती है, वो बहुत हेल्प करता है। तो इसके लिए भी मैंने जैसे मैंने बताया, मैंने एक पेपर 1 की कंप्लीट अपनी नोट्स बना रखी थी, पेपर 2 की अलग नोट्स बना रखी थी। मेरे पास काफ़ी सारे फैक्ट्स, फिगर्स और इन्फॉर्मेशन थी, मैंने नोट्स बना रखे थे। और एक प्रिसाइज नोट्स बना रखा था जिसमें मैंने फैक्ट्स लिख रखा था, थ्योरीज़ का क्रक्स लिख रखा था। वो PDF फॉर्मेट में है, मैं उसको ऑनलाइन शेयर कर दूँगा। तो इस सारी चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया। और देयर इज़ नो डाउट कि आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं सक्सेस का, तो वो कोई नहीं है। आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और डिलीजेंस से काम करना पड़ेगा, लगन से काम करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। और जहाँ तक रही आंसर राइटिंग की बात, पर्टिकुलरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2-3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको बेसिक बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आप ऐसा कोशिश करो कि स्टार्टिंग के 2 से 3-4 लाइन में आप बेसिक्स उसको समझा दो या बेसिक्स प्रेजेंट कर दो। तो सामने वाले, जो मेरे टीचर ने मुझे बताया कि सामने वाले चेक करने को ये लगेगा कि इस लड़के को बेसिक्स क्लियर है, इसको क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है, आपको आर्टिकुलेशन करना आना चाहिए, आपको क्वेश्चन की डिमांड समझना आना चाहिए। मैंने अपने जून 2018 प्रीलिम्स के बाद और मेंस के बीच में मैंने अपने टीचर से, उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प इसी पार्ट पे किया है कि किसी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन की डिमांड कैसे समझोगे और इंट्रोडक्शन और कंक्लूज़न आप कैसे लिखोगे, जिससे आपका आंसर होलिस्टिक बन सके। 10 नंबर का क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, 15 नंबर का क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, 20 नंबर का क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, इस सब का आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप हैजार्ड मैनर में गए और आपने अटेंड करना शुरू कर दिया। ये सब बहुत ही स्ट्रेटजिकल वे में होना चाहिए कि आप पहले 10 नंबर वाले क्वेश्चन अटेंड करने वाले हो, आपको कितना टाइम लगता है उस 10 नंबर के क्वेश्चन अटेंड करने में, या आप पहले 15 या 20 नंबर वाले क्वेश्चन अटेंड करने वाले हो। और रही पेपर 2 की बात, पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहीं ना कहीं गवर्नेंस और पॉलिटी से काफ़ी रिलेट करता है। मैंने भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेहनत नहीं की है पेपर 2 के लिए। मैंने GS पेपर 2 की तरह लिखा है, लेकिन कीवर्ड्स और करंट अफेयर से लिंक करना, जो करंट चीज़ें चल रही हैं उससे आप इंटरप्रेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस चीज़ का अगर आप एग्ज़ाम्पल डालते हो तो बहुत ही हेल्प करता है। और यही जो है, जो मैं बोल रहा था, योजना, कुरुक्षेत्र, ये सारी मैगजीन्स काम आती हैं। ये सारी मैगजीन्स यहाँ काम आती हैं जब आप 1-2 एग्ज़ाम्पल लिखोगे इस सब एरिया में, तो डेफिनेटली वो काम आएगा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बोलता हूँ, जैसे आपको पूछा गया कि हेल्थ के सेक्टर में आप कौन सा इम्प्रूवमेंट लाना चाहोगे, व्हाट आर द इनोवेटिव मेजर्स, आप कौन सा ऐसा इनोवेटिव तरीका बताना चाहोगे। तो अगर आप एक पॉइंट ऐसा डालते हो कि जैसे हमारा GST काउंसिल है, इसी तरह अगर हमारा एक हेल्थ काउंसिल सेंट्रल या यूनियन लेवल पे हो, तो जिससे सारे हेल्थ मिनिस्टर्स एक फोरम पे आके डिस्कस कर सकें और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकें, तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव पॉइंट है जो आपको बहुत ही अलग रखेगा दूसरों से। तो ये सारी चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें, 10 चीज़ें आपको लोगों से अलग करके अलग करती हैं। और अगर आपको हर एक क्वेश्चन में 1-1 नंबर ज़्यादा मिल रहा है, तो आप ये समझ सकते हो एक पेपर में 20 नंबर ज़्यादा मिला और 2 पेपर में 40 नंबर। तो अगर आपने ये डिफरेंस आप बनाने में कामयाब हुए, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता IAS बनने से। तो ये माइन्यूट चीज़ें हैं जो रियली बहुत ज़्यादा काम करती हैं। खुद भी मैंने एक अपनी अलग डायरी बनाई थी छोटी सी, जिसमें मैं फैक्ट्स और फिगर लिखता था और स्कीम्स लिखता था गवर्नमेंट की, और ये लिखता था कि इसको किस चीज़ से रिलेट किया जा सकता है करंट अफेयर से। अगर मेरा गवर्नर का क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं गवर्नर का कौन सा करंट अफेयर रिलेट कर सकता हूँ कि मैं उसको एक बहुत ही सॉलिड एग्जांपल दे पाऊँ। अगर मेरा क्वेश्चन ट्रिब्यूनल का आ रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मैं उसको करंट से कैसे रिलेट कर पाऊँगा। तो मैंने एक बहुत ही अच्छी डायरी बना रखी थी, और यही एक रीज़न है कि उस चीज़ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि लास्ट के 5 दिन में मैंने वही सारी चीज़ें, अपनी जो कंसोलिडेटेड नोट्स थे, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वही रिवाइज़ किया।
इसके अलावा बुक्स बहुत ही लिमिटेड रखिएगा। मैंने सारी बुक्स आपको बता दी। इसके अलावा मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी है, मैंने कोई फाड़िया एंड फाड़िया और ऐसी कोई बुक्स नहीं पढ़ी है। हाँ, मेरी इस पूरी सक्सेस में कहीं ना कहीं मेरे ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है और मेरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टीचर का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने मुझे क्वेश्चन को हैंडल करना सिखाया। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी यही है कि आप पूरा मेहनत करिए और आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस करिए, क्योंकि वही आपको आईएएस बनाएगा। मेरा सिंपल फंडा हमेशा से ये रहता था कि प्रीलिम्स जो है आपको आईएएस बनने से रोक सकता है, लेकिन आपको प्रीलिम्स कभी आईएएस बना नहीं सकता। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस पे फोकस करना होगा और अपने इंटरव्यू पे फोकस करना होगा। और मेंस पे फोकस करने के लिए सिर्फ 3 एरियाज़ हैं, एसए पेपर है, जीएस पेपर है और ऑप्शनल पेपर है। तो ऑप्शनल तो आप कम से कम इतना अपना स्ट्रांग रखो ही रखो कि आपको दूसरों से अलग खड़ा करे आपको। तो यही मेन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सारी बुक्स मैंने आपको शेयर कर दी हैं, स्ट्रेटजी बता दी है कि टेस्ट सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है और टेस्ट सीरीज़ से भी अच्छा आप कंटिन्यूस राइटिंग इम्पॉर्टेंट है और कोई एक टीचर का आप गाइडेंस ले सकते हो जो आपको रियली ये बता सके कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे करना है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतना सफाइस है और थैंक यू ऑल।